हेलो। तो मैं संतोष सर अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और अपनी कोचिंग संस्थान सनराइज कोचिंग सेंटर राजापट्टी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज क्लास 12th के जो बायोलॉजी है ना, क्लास 12th बायोलॉजी NCERT, उस NCERT का चैप्टर 1 का प्रश्न है और वहीं लेकर के मैं आया हूं। और उस चैप्टर का नाम है, देख लीजिएगा, जीवों में जनन। पहला चैप्टर है जीवों में जनन। और जीवों में जनन से हमने कुल मिला के 6 प्रश्न लिखा है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मैं अपने कोचिंग में चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूं। और चैप्टर 1 जब मैंने पढ़ाया तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप चैप्टर 1 का जो NCERT का प्रश्न है उसके लिए आप एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा कि एक अलग से वीडियो अगर हम बना देते हैं तो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो अब की बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये रिवीजन के पर्पज से वीडियो हो गया। और जो 12th क्लास जो हमने स्टार्ट किया है अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले, उसमें मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है जिसका नाम है जीवों में जनन। और उसी से हमने 6 प्रश्न लिखा है बोर्ड पर। 6 का 6 NCERT का प्रश्न है। तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जिसने अब की बार परीक्षा देंगे, जो अब की बार परीक्षा देंगे 12th के, उनके लिए भी, और जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हमारे कोचिंग में उनके लिए भी। तो आइए देखते हैं ये 6 प्रश्न कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करें। मतलब लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताना है। और इसके बाद कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है ये बता देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इधर अलैंगिक जनन है और इधर लैंगिक जनन है। इसमें हमने 5 अंतर लिखा है और आप लोग 5 अंतर को बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में अगर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले अलैंगिक जनन में 1 नंबर, इसमें लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक में, तो लैंगिक में लिंग अंगों का निर्माण होता है। बस अलैंगिक में याद करना है कि लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक में याद करना है कि लैंगिक अंगों का या लिंग अंगों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से याद भी हो गया होगा कि अलैंगिक जनन में लिंग अंगों का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में लिंग अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा अंतर है कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। कौन? समसूत्री। तो अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसको कि अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। तीसरा अंतर आप यहीं से याद कीजिएगा कि अलैंगिक जनन का विकासीय महत्व नहीं है। अलैंगिक जनन का जो विकासीय महत्व है ना, वो नहीं है। तो विकासीय महत्व किसका नहीं है? तो अलैंगिक जनन का, जबकि लैंगिक जनन का विकासीय महत्व है। तो ये तीसरा अंतर था, अलैंगिक जनन का विकासीय महत्व नहीं है जबकि लैंगिक जनन का विकासीय महत्व है। चौथा अंतर है कि इसमें एक जनक की भागीदारी होती है। आप आराम से क्लास में भी अगर पढ़े होंगे तो हमने बताया था कि इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, तो वहीं हमने लिखा है कि इसमें एक जनक की भागीदारी होती है, जबकि इसमें 2 जनकों की भागीदारी होती है। ठीक है, इसमें मतलब अलैंगिक जनन में 1 जनक की भागीदारी और लैंगिक जनन में 2 जनकों की भागीदारी। इसके बाद 5वां अंतिम अंतर है कि इसमें संतति आनुवांशिक रूप से
अपने जनकों के समान होती है। इसमें अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में संतति मतलब संतान जो उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों अर्थात माता पिता के समान होती है। तो अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होगी वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान ही होगी। उसके बाद लैंगिक जनन, इसमें जो संतति यानी संतान उत्पन्न होगा वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों अर्थात माता पिता के समान नहीं होता है। तो ये अंतर याद कर लीजिएगा कि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोगों को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच अंतर याद हो गया होगा। एकदम आराम से आप याद कर सकते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। फिर से एक बार देखते हैं, इसमें लिंग अंगों का निर्माण नहीं होगा, इसमें लिंग अंगों का निर्माण होगा। इसमें समसूत्री विभाजन और इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन। इसका विकासीय महत्व नहीं है और इसका विकासीय महत्व है। इसमें एक जनकों की भागीदारी होती है जबकि इसमें दो जनकों की भागीदारी होती है। इसमें संतति आनुवंशिक रूप से जनकों के समान होती है और इसमें संतति आनुवंशिक रूप से जनकों के समान नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोगों को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर याद हो गया होगा। इसी में एक सवाल पूछा है कि ये वाला देखिए, थोड़ा सा ये छूट गया है, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। तो आपको ये हम आगे वाले वीडियो में बता देंगे कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। तो ये हम अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें प्रश्न डाल देंगे कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो 3-4 रूप में जीवों के लिए जनन अनिवार्य है। तो हमने लिखा है कि जीवों के लिए जनन निम्न रूप में अनिवार्य है। जैसे 4 बातें लिखे हैं, आप याद रखिएगा कि अगर जीवों में जनन होगा तो जीवों की निरंतरता बना रहेगा, यानी यह जीवों की निरंतरता को क्या रखता है, बनाए रखता है। यानी जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो सबसे पहला कि अगर जीवों में जनन होगा तो जीवों की निरंतरता बना रहेगा। दूसरा, इससे जैव विकास में मदद मिलती है। तीसरा, इससे प्रजातियां विलुप्त होने से बचती है। और चौथा, यह संतति बढ़ाने की एक विधि होती है। तो एक बार फिर से इसको देखिएगा कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो निम्न रूप में जीवों के लिए जनन अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहले यह जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है, यह जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है। दूसरा, इससे जैव विकास में मदद मिल जाती है। तीसरा, इससे प्रजातियों के प्रजातियां ही लिखिएगा, इससे प्रजातियां विलुप्त होने से बच जाती है और यह संतति बढ़ाने की एक विधि है। तो आई होप कि आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी हमारे साथ साथ ही याद कर लिए होंगे। फिर से एक बार बता देते हैं कि यह जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है, इससे जैव विकास में मदद मिलती है, इससे प्रजाति विलुप्त होने से बच जाती है और यह संतति बढ़ाने की एक विधि है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को आराम से याद कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को आप आराम से याद कर सकते हैं। ये वीडियो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब की बार एग्जाम देगा और जो 2026 में एग्जाम देगा, दोनों के लिए। इधर आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन द्विगुणित और कौन अगुणित है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेंगे ही, एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले अंडाशय, तो अंडाशय द्विगुणित होता है, याद रखिएगा, अंडाशय द्विगुणित होता है। परागकोश, तो परागकोश भी द्विगुणित होता है। इसके बाद अंडा या अंड या इसी को डिंब कहते हैं, ये अगुणित होता है। फिर पराग, तो पराग भी अगुणित होता है। फिर नरयुग्मक, ये भी अगुणित होता है। और लास्ट में है युग्मनज, ये तो द्विगुणित होता है। तो ये सबके हमने तो आपको थ्योरी पढ़ाते समय ही बता दिया था कि कौन सा अगुणित और कौन सा द्विगुणित होता है। तो थ्योरी में अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये सारे के सारे हमने थ्योरी में आपको क्लास में ऑफलाइन में ही समझा दिया है।
तो सबसे पहले अंडाशय, अंडाशय द्विगुणित, फिर परागकोश, परागकोश भी द्विगुणित, फिर अंडा या इसी को अंड या इसी को डिंब कहते हैं, ये भी अगुणित होता है, ये अगुणित होता है। पराग भी अगुणित होता है। नरयुग्मक अगुणित, और शायद आपको याद होगा कि हमने मादा युग्मक भी आपको बताया था कि नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों अगुणित, तो ये भी अगुणित होता है, तो आप इसको भी दर्शा लेंगे अगुणित। तो आप देख लीजिए नरयुग्मक अगुणित और साथ साथ मादा युग्मक भी अगुणित। और उसी तरह से युग्मनज, तो युग्मनज कैसा होता है, तो ये होता है द्विगुणित, जबकि ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आया है कि युग्मनज इनमें से कैसा होता है। तो युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित। फिर से एक बार अंडाशय द्विगुणित, परागकोश द्विगुणित, अंडा अंड या डिंब कह लीजिए ये अगुणित, पराग अगुणित, नरयुग्मक अगुणित, मादा युग्मक अगुणित और युग्मनज द्विगुणित। यहाँ से एक और होता है, आप उसको भी यहाँ लिख लीजिएगा, युग्मक कैसा होता है, युग्मक, तो युग्मक भी होता है अगुणित, याद रख लीजिएगा दोस्तों, युग्मक, युग्मक अगुणित जिसको हम लोग एन कहते हैं। तो आप यहाँ से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए कितना है 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, आठों याद कर लीजिएगा। युग्मक कैसा, अगुणित, और मादा युग्मक चाहे नर युग्मक दोनों अगुणित। युग्मनज द्विगुणित, अंडाशय द्विगुणित, परागकोश द्विगुणित, अंडा अंड डिंब अगुणित और पराग अगुणित। तो आई होप कि आपको हमारे साथ साथ ये सब याद हो गया होगा। आते हैं हम चौथे प्रश्न पर और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या कर दीजिए। हमने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि अलैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक था निषेचन पूर्व घटनाएं, एक था निषेचन और एक था निषेचन पक्ष घटनाएं। तो वहीं से एक प्रश्न है कि एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो आइए आराम से हम लोग इसको याद करते हैं। देखिए किस प्रकार से, एक पुष्प में निषेचन के बाद निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आप आराम से लिखिएगा कि एक पुष्प में निषेचन के पश्च या निषेचन के बाद निम्न परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला है बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीजांड जो होगा पुष्प का वो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। दूसरा युग्मनज भ्रूण बन जाएगा, युग्मनज क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तीसरा है अंडाशय फल बन जाएगा, अंडाशय क्या बन जाएगा, फल। और उसके बाद जब पुष्प में निषेचन हो जाएगा तो उसका बाह्य दल, फिर पंखुड़ी और फिर परागकोश क्या हो जाएगा, झड़कर गिर जाते हैं। तो यहाँ से 4 पॉइंट हमने लिखा है कि एक पुष्प में निषेचन के बाद कौन कौन से परिवर्तन को देखने के लिए मिलता है। तो आप आराम से याद कीजिएगा कि जब एक पुष्प में निषेचन हो जाता है तो उसका बीजांड जो होता है ना वो बीज में बदल जाता है। तो बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में। दूसरा युग्मनज किस में परिवर्तित हो जाएगा, भ्रूण में। और तीसरा अंडाशय किस में विकसित हो जाएगा, फल में। और चौथा बाह्य दल, पंखुड़ी तथा परागकोश झड़कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जब एक पुष्प में निषेचन हो जाता है तो ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो आई होप कि हमारे साथ साथ भी आप लोग चौथा क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लिए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है कि कायिक परिवर्धन से क्या समझते हैं। कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं, और इसके 2 उदाहरण देना है। कायिक परिवर्धन से क्या समझते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। तो आराम से देखिए ना कितना शॉर्ट आंसर या कितना बढ़िया से आप याद कर सकते हैं। जब पौधे के कायिक अंगों से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं कायिक परिवर्धन। देख लीजिए कितना आराम से आंसर आपको याद करना पड़ेगा कि जब पौधे के कायिक अंगों से, जब पौधों के या पौधे के कायिक अंगों से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है तब उसे कहते हैं कायिक परिवर्धन। फिर से
जब पौधे के कायिक अंगों से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। दो एग्जाम्पल पूछा है ना, उदाहरण, तो आप यहां से दे सकते हैं। जैसे दो उदाहरण हमने लिखा है, एक नंबर आलू की आंख से नए पौधे का निर्माण हो जाना, आलू की आंख से नए पौधे का निर्माण हो जाना, और दूसरा हमने लिखा है गन्ने की आंख से नए पौधे का निर्माण हो जाना। तो आप यहां से दो एग्जाम्पल याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन का, एक आलू की आंख से एक नया पौधा बन जाता है और दूसरा गन्ने की आंख से भी एक नया पौधा बन जाता है। तो ये दोनों का दोनों कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। आई होप कि आपको 5 नंबर क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए छठा और आज का अंतिम प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ना, इसमें पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन या एक पुंजक क्यों कहते हैं। तो हमने ऑफलाइन में बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह संतति आनुवांशिक दृष्टि से कह लो या आकारिकीय दृष्टि से कह लीजिए, वो अपने जनकों के समान हो जाती है। यही तो आपको लिखना है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन या एक पुंजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संतति आनुवांशिक, देख लीजिए यहाँ लिख दिए हैं, आनुवांशिक तथा आकारिकीय दृष्टि से अपने जनकों के क्या होती है, समान होती है। तो इसीलिए हम लोग अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहते हैं या एक पुंजक कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन या एक पुंजक कहने का कारण है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी वह संतति आनुवांशिक दृष्टि से चाहे आकारिकीय दृष्टि से अपने जनकों के समान होगी। तो ये छठा प्रश्न का आंसर था। तो मुझे लगता है कि 1 से लेके 6 तक प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि अगर आपको ये वीडियो खूब अच्छा लगे, मतलब बहुत अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में अपने स्टेटस पे शेयर करके मतलब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा फेसबुक जो पेज है ना, उस पेज उसको भी आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि सारे वीडियो आपको वहां भी देखने को मिलते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि सर वीडियो मुझे अच्छा लगा, खराब लगा, आपके पढ़ाने का तकनीक कैसा है, या आपको इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो उस पर हम काम करेंगे। तो आप अगर आपका कमेंट पॉजिटिव रहा, सही, अगर आगे पढ़ना चाहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर आप अपना वीडियो इसी तरह से रेगुलर बनाते रहिए। तो इस प्रकार से हमारा ऊर्जा और भी बना रहेगा और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।